हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरी टूरिस्ट ब्रेन पर। मेरा नाम है दिलीप सिंह शेखावत और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, जो कि हमने लास्ट क्लास में थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था। इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम आखिर बना किस चीज़ से है और डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन क्या होता है, व्हाट इज़ डाइजेशन। डाइजेशन मैंने आपको कहा था कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होते हैं वो उनको सिंपल कंपाउंड में बदलना विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। एंजाइम की सहायता से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, मतलब किसी जटिल यौगिक को सरल यौगिक में जब आप बदल देते हैं उसी को आप डाइजेशन कहते हैं। और डाइजेशन हमें करना किस चीज़ का है? 3 मैक्रो मॉलिक्यूल या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का हमको डाइजेशन करना होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। ठीक है, इन्हीं को हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे डाइजेशन के अंदर। तो सबसे पहले जब मैंने आहार नाल के बारे में आपसे बात की थी कि जो आहार नाल है वो 10 से 11 मीटर लंबी है और माउथ से लेकर एनस तक होती है। और इसमें सीक्वेंसली हम माउथ सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, देन वी विल टॉक अबाउट फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस, मतलब आपके मुख, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा के बारे में बात करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है माउथ। माउथ में बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माउथ यानी इसको कहते हैं मुख गुहा और बकल कैविटी। ठीक है, तो माउथ के अंदर कौन कौन सी सारी चीजें जो हैं वो डाइजेशन में हेल्प करती हैं आपको, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको माउथ के अंदर मैंने पैरेलल कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड भी बताई थी। ठीक है, हर ऑर्गन के साथ में मैंने आपको डाइजेस्टिव ग्लैंड भी बताई थी। तो आपने प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो भी एक बार जाकर देख लीजिए। माउथ में मैंने कहा था कि ऐसी कौन सी डाइजेस्टिव ग्लैंड है या आपकी पाचक ग्रंथि है जो डाइजेशन में हेल्प करती है। तो सलाइवरी ग्लैंड जो थी उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो लार ग्रंथि है वो माउथ के अंदर या बकल कैविटी में पाई जाती है। इसके साथ ही हम माउथ के अंदर टीथ के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। टीथ से भी आपके सवाल पूछ ले जाते हैं, डेंटल फॉर्मूला पूछ ले जाता है। अभी रिसेंटली रीट में एक सवाल पूछा गया था कि ऊपर वाले जबड़े के अंदर मोलर टीथ जो है, मोलर जो है उसकी संख्या बताइए। ठीक है, तो वो भी मैं आपको यहां पर बताऊंगा। इसके अलावा जीभ से रिलेटेड जितने भी सवाल यहां पर होंगे वो भी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले माउथ, और माउथ में सबसे पहले मैं किसके बारे में बात करने वाला हूं? सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। ठीक है, तो इसे साफ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो सलाइवरी ग्लैंड है वो कितने टाइप की होती है, संख्या कितनी होती है ह्यूमन के अंदर। ठीक है, और आपका जो स्पेसिफिकली मैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहा हूं तो हम सिर्फ ह्यूमन की बात करेंगे। हम बात कर लेते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है वो 3 टाइप की आप यहां पर होती है। सबसे पहली जो होती है इसे आप नाम देते हैं बेटा पैरोटिड ग्लैंड। क्या नाम देते हैं? पैरोटिड ग्लैंड। ये पैरोटिड ग्लैंड जो है ये होती कहां पर है, किस जगह पर होती है? टोटल सलाइवरी ग्लैंड्स की नंबर होती है हमारे अंदर 6। कितनी होती है? 6। मतलब होती है सर 3 पेयर, 3 जोड़ी होती है, जिनमें से 2 होती है पैरोटिड ग्लैंड जो कि आपके कान के जस्ट पास में होती है, इस जगह पर। तो आपने कभी नोट किया हो जब भी आप कोई बहुत ज्यादा खट्टी चीज खाते हैं तो आपके यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन फील होता है, आपको ऐसा लगता है कुछ खींच रहा है। वो जो चीज खींच रही है, वो जो स्क्वीज हो रही है वो आपकी पैरोटिड ग्लैंड होती है, यहाँ पर कान के जस्ट पास में होती है। क्लियर है? तो ये होती है पैरोटिड ग्लैंड। इसकी संख्या कितनी होती है बेटा? 2 होती है। क्लियर है? कनपट्टी के जस्ट पास में होगी। दूसरी होती है बेटा आपके जस्ट जो नीचे वाला जबड़ा है जिसे हम मैंडिबल कहते हैं। ठीक है, मैंडिबल के जस्ट नीचे की तरफ यहां पर होती है, इसे कहा जाता है बेटा सब मैंडिबुलर। क्या कहते हैं इसे? सब मैंडिबुलर। तो मैं इसका नाम लिख देता हूं, सब मैंडिबुलर। इसकी संख्या भी 2 होती है, एक राइट एक लेफ्ट। ठीक है, ये यहां पर। क्लियर? 2 बाकी की जो होती है बेटा वो जीभ के जस्ट नीचे होती है, इसे कहा जाता है सब लिंगुअल। सब का मतलब होता है अधो। ठीक है, मतलब होता है नीचे। क्लियर? सब जैसे बोलते हैं ना सब इंस्पेक्टर, तो इंस्पेक्टर के जस्ट नीचे, तो आप कह सकते हैं कि सब लिंगुअल, सब लिंगुअल। ठीक है, इसको कहते हैं बेटा अधोजिह्वा। क्या कहते हैं इसे? अधोजिह्वा कहा जाता है। अधोजिह्वा का मतलब है जीभ के जस्ट नीचे। तो टोटल कितनी हो गई सर? 2 पैरोटिड हो गई, 2 सबमैंडिबुलर हो गई और 2 सब लिंगुअल हो गई। ठीक है, ये जबड़े के जस्ट नीचे पाई जाती है। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं अधोजानु। जानु का मतलब होता है जबड़ा। ठीक है, आप कह सकते हैं सर पैरोटिड ग्लैंड कनपट्टी के पास में और सबलिंगुअल अधोजिह्वा, ये 2 टोटल ग्लैंड्स कितने हो गए? 6 हो गए। क्लियर है? अब हम बात कर लेते हैं जितनी भी सलाइवरी ग्लैंड जो होती है, सलाइवरी ग्लैंड क्या रिलीज करती हैं? तो आप कहेंगे सर जो सलाइवरी ग्लैंड होती हैं वो सर रिलीज करती हैं सर सलाइवा। ठीक है, सलाइवा मतलब सर लार। अब आपके एग्जाम में बहुत बार लार से बहुत सारे सवाल आपसे पूछे गए हैं, तो क्या क्या टॉपिक, क्या किस किस तरीके से आपसे जो सलाइवरी ग्लैंड या सलाइवा से सवाल पूछे गए वो मैं टोटली कवर करने वाला हूं यहाँ पे। तो सर सलाइवा,
पर डे एक हेल्दी ह्यूमन कितनी सलाइवा सीक्रेट कर देता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो सर पर डे लगभग 1.5 लीटर जो है वो सलाइवा यहां पर सीक्रेट हो जाती है, मतलब लगभग 1.5 लीटर सलाइवा का स्रावण यहां पर ह्यूमन में या मानव में हो जाता है। 1.5 लीटर काफी होता है अपने आप में, ठीक है। 1.5 लीटर सलाइवा यहां पर रिलीज हो जाती है। दूसरा सवाल आपसे पूछा गया है कि सर सलाइवा की पीएच क्या होती है। तो सलाइवा की पीएच यहां पर जितने भी डेटा होंगे वो सारे के सारे डेटा एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। देखो मदर ऑफ ऑल बुक, जो भी सारे के सारे डेटा आप किसी भी एग्जाम में पढ़ रहे हैं तो आप डेटा हमेशा प्रीफर करें कि एनसीईआरटी के पढ़ें। क्लियर है। तो मैं ये कहूंगा कि जितने भी एग्जाम आप दे रहे हैं उनमें आप सबसे पहले बेसिक क्लियर करने के लिए एनसीईआरटी पढ़ो और जो भी डेटा है वो एनसीईआरटी का हमेशा नोट डाउन करो, ठीक है। तो पीएच जो है वो लिखी हुई है एनसीईआरटी में डायरेक्ट 6.8 अपने आप में स्लाइटली एसिडिक होती है। स्लाइटली एसिडिक का मतलब है बिल्कुल दुर्बल अम्ल की बात ये व्यवहार करता है। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि ये अपने आप में कैसा है, दुर्बल अम्लीय है। कैसा है सर, दुर्बल अम्लीय है, स्लाइटली एसिडिक है। बोलो क्लियर। नेक्स्ट चीज जो आती है सलाइवा का कंपोजिशन आता है सर। सलाइवा का कंपोजिशन का मतलब है सलाइवा किस किस चीज से मिलकर बनी है, मतलब सलाइवा का संगठन क्या है। तो संगठन की अगर हम बात कर लेते हैं कि इसका कंपोजिशन क्या क्या है यहां पर, तो संगठन में अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे ज्यादा यहां पर मिलता है आपको 98% मिल जाता है वाटर। क्या मिल जाता है बेटा सलाइवा में, वाटर। सर इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट आयन आपको देखने को मिल जाते हैं। इंपॉर्टेंट आयन आपको मिलेंगे और इंपॉर्टेंट आयन कौन कौन से होते हैं, तो इंपॉर्टेंट आयन की अगर हम बात करें तो सर इसमें H+ आयन मिल जाएगा, ठीक है। इसमें सर क्लोराइड आयन मिल जाएगा Cl-, सर Na+ मिलेगा, सर K+ मिलेगा, पोटेशियम आयन। और इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आयन होता है जिसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं यहां पर, ये होता है बेटा HCO3- आयन। क्या, HCO3-। इसे बाइकार्बोनेट आयन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, बाइकार्बोनेट आयन कहा जाता है। तो मैं लिख देता हूं नीचे, दिस इज सर बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है। अब सर ये बाइकार्बोनेट आयन का काम क्या होता है, बट बाइकार्बोनेट आयन अगर आपको बॉडी के किसी भी स्राव में या सिक्रेशन में कहीं भी अगर बाइकार्बोनेट आयन देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि वहां की जो पीएच है उस पीएच को मेंटेन करने का काम किसका होता है, बाइकार्बोनेट। ये बफर सिस्टम क्रिएट करने का काम करता है। पीएच मेंटेन करने से मतलब यहां पर यह है कि आप जैसे मान लीजिए नींबू खा रहे हैं तो माउथ की पीएच कितनी हो जानी चाहिए, नींबू की पीएच होती है 2, ठीक है। नींबू का जो साइट्रिक एसिड होती है उसकी पीएच कितनी मानी जाती है, 2 के आसपास मानी जाती है। जबकि हमारे माउथ में कितनी पीएच होती है सलाइवा के कारण, तो आप कहेंगे सर 6.8 होती है। तो क्या उस नींबू की 2 पीएच के कारण आपकी सलाइवा की 6.8 जो है वो फ्लक्चुएट होगी, कम होगी, होनी भी चाहिए, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे कि सर ये पीएच बिल्कुल कम हो जानी चाहिए, लेकिन ये पीएच कम नहीं होती। इस पीएच को मेंटेन करने का काम 6.8 को 6.8 ही बनाए रखने का काम कौन करता है, HCO3- करता है। तो अगर आपके ब्लड में HCO3- मिल रहा है, आपके यूरिन में HCO3- मिल रहा है, प्लाज्मा में मिल रहा है या सलाइवा में मिल रहा है, पित्तरस में मिल रहा है, जिधर भी HCO3- मिलेगा वो वहां की पीएच को मेंटेन करने का काम करता है। तो इसका काम क्या होता है बेटा, पीएच को बैलेंस करने का काम होता है। तो 6.8 को 6.8 बनाए रखने का काम HCO3- बाइकार्बोनेट आयन का होता है। क्लियर है सर। इसके अलावा और क्या काम होते हैं सर इसके, मतलब काम से मतलब है कि संगठन में और क्या चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जहां से न जाने कितनी बार आपसे सवाल पूछा गया है कि सर संगठन में 2 एंजाइम आपको देखने को मिलते हैं। कौन से एंजाइम मिलते हैं बेटा, तो मैं आपसे कहूं कि सर सलाइवा के अंदर 2 एंजाइम मिलते हैं। जगह मैं इधर लिख रहा हूं आपके एंजाइम। तो सर 2 एंजाइम कौन कौन से मिलेंगे, सर पहला मिलता है लाइसोजाइम। कौन सा मिलेगा बेटा, लाइसोजाइम एंजाइम। और दूसरा मिलेगा सलाइवरी एमाइलेज। ये एमाइलेज, इस लाइसोजाइम को हिंदी में भी आप लाइसोजाइम ही लिखेंगे, लाइसोजाइम। और ये है बेटा एमाइलेज। क्लियर है। तो ये 2 एंजाइम आपको देखने को मिलते हैं। और सर लाइसोजाइम का काम क्या होता है बेटा और एमाइलेज का काम क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं एक बार। तो सर जो सलाइवरी एमाइलेज जो होता है, सलाइवरी एमाइलेज आपको देखो कहा जाता है ना, ईटिंग एटिकेट्स क्या होते हैं कि आपको धीमे धीमे खाना चाहिए, चबा चबा कर खाना चाहिए और खाते टाइम पे बोलना नहीं चाहिए। बोलते हैं ना, ऐसा क्यों बोला जाता है वो मैं सारी चीजें आपसे डिस्कस करूंगा। पहली बात कि सर जब भी आप खाना खाते हैं, खाना खाते टाइम पे मान लीजिए कोई कंटामिनेटेड फूड आपने खा लिया, मतलब आपने दूषित भोजन खा लिया, रुका हुआ बूसा हुआ भोजन खा लिया, ठीक है, जैसे मान लीजिए, तो उसमें क्या होता है बेटा, बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है। और बैक्टीरियल ग्रोथ जो हो जाती है वो आपको क्या कर सकती है, बीमार कर सकती है, ठीक है। तो भगवान ने हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी चेक पोस्ट, जैसे अभी देखो कोरोना के अंदर आपने देखा था ना कि हर जगह चेक पोस्ट लगी हुई थी ताकि आप बाहर ना निकलें, ठीक है। तो हर जगह चौकियां लगाई हुई थी पुलिस वालों ने, ठीक है। तो
नाकाबंदी करके रखते हैं पुलिस वाले, उसी तरीके से भगवान ने हमारे बॉडी के अंदर भी नाकाबंदी करके रखी है, लाइन ऑफ डिफेंस बना रखी है कि कोई भी बैक्टीरिया क्रिमिनल हमारी बॉडी के अंदर जब जाए तो उसके लिए नाकाबंदी, सब तो पहली नाकाबंदी जो है हमारे माउथ में होती है। जैसे ही खाना अंदर एंटर करता है तो सलाइवा उस भोजन में अच्छे से मिक्स हो जाती है, और सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है बेटा, लाइसोजाइम होता है, और ये लाइसोजाइम क्या करता है, भोजन में आया हुआ जो भी बैक्टीरिया है, जीवाणु है, उसको नष्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो आप अगर लाइसोजाइम के अगर बारे में अगर कहें तो सर ये कैसा होता है, एक एंटी बैक्टीरियल, ये अपने आप में एक एंटी बैक्टीरियल एंजाइम है। ठीक है, जो कि भोजन में आए या फूड में आए बैक्टीरिया को नष्ट करता है, डिस्ट्रॉय करता है। क्लियर है, तो लाइसोजाइम अपने आप में क्या होता है, एक एंटीबैक्टीरियल होता है। तो बचपन में आपने देखा होगा ना कि जो बूढ़े लोग हैं वो कहा करते हैं कि आपके कहीं फुंसी हो गई है या कोई भी चोट लग गई है, उसके ऊपर आप थूक लगा लेते हैं या सलाइवा लगा लेते हैं। तो सलाइवा लगाने का रीजन यही है कि उसमें क्या होता है बेटा, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या होती है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज। कुत्ते को भी आपने देखा होगा अपने घाव को लगातार चाटता रहता है, क्लियर है, ताकि वो वहां पर इन्फेक्शन ना हो। दूसरी बात हम बात कर लेते हैं सलाइवरी एमाइलेज की। तो एक शब्द आपको यहां पर याद रखना है, कहीं भी अगर आपको एमाइलो शब्द देखने को मिले, एमाइलो का मतलब होता है बेटा स्टार्च, स्टार्च या हिंदी में कहते हैं आप मंड। ठीक है, मंड। और अगर किसी शब्द के पीछे अगर आपको एज देखने को मिले, ASE, एज का मतलब होता है बेटा एंजाइम। क्या होता है, एंजाइम होता है। कहीं भी देखने को मिले लाइक माल्टेज, एमाइलेज, सुक्रेज, न्यूक्लिएज, तो एज शब्द अगर आपको कहीं भी देखने को मिले, इसका मतलब किसकी बात हो रही है, एंजाइम की बात हो रही है। ठीक है, तो मैंने कहा सर एमाइलो प्लस एज, एमाइलेज, एमाइलो का मतलब स्टार्च और एज का मतलब एंजाइम, मतलब स्टार्च का पाचन करने वाला एंजाइम। तो जब आप खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, अनाज खाते हैं, तो अनाज में आपको क्या मिलता है बेटा, स्टार्च मिलता है। ठीक है, रोटी के साथ स्टार्च। और जब आप रोटी को ढंग से चबा लेते हो तो चबाने के बाद सलाइवा उसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा, और सलाइवा में कौन सा एंजाइम है बेटा, एमाइलेज एंजाइम है। तो इसका काम क्या होता है बेटा कि अगर आप स्टार्च आराम से, ये एमाइलेज यहां पर आ जाएगा, ये हो गया एमाइलेज। इसका दूसरा नाम बेटा टाइलिन भी होता है। इसे क्या कह देते हैं बेटा, टाइलिन भी कहते हैं, टाइलिन एंजाइम भी कहा जाता है। ठीक है, तो मैं इसमें लिख देता हूं कि सर इसे टाइलिन भी कहते हैं। तो स्टार्च को तोड़कर ये किस में बदल देता है बेटा, माल्टोज में बदल देता है। किस में बदल देता है, माल्टोज में बदल देता है। ठीक है, माल्टोज अपने आप में एक डाइसेकेराइड होती है, जिसके बारे में हम आगे न्यूट्रिशन में बात करेंगे, मैं बताऊंगा माल्टोज अपने आप में क्या होता है। बस आप इतना सा मान लीजिए कि स्टार्च को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, सिंपल कंपाउंड में तोड़ दिया जाता है, सरल यौगिकों में तोड़ दिया जाता है, और वो सरल यौगिक है बेटा माल्टोज। समझ में आ गया। ठीक है, तो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ने का काम इसका होता है। क्लियर, ये चीज आपको यहां पर पता होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि कितने परसेंट, तो अगर आपसे कभी एक सवाल ये पूछा जाए कि डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है, डाइजेशन किस जगह से स्टार्ट होता है, तो कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर डाइजेशन स्टमक से स्टार्ट होता होगा, आमाशय से स्टार्ट होगा, क्योंकि यहां से चबाते हैं और स्टमक में हम निगल लेते हैं। तो आपको जवाब देना है कि सर जो डाइजेशन है, केमिकल डाइजेशन आपका माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। और ऐसा कौन सा सब्सटेंस, पहला सब्सटेंस है जो कि माउथ में पच जाता है, आपके मुख गुहा में पच जाता है, तो आपको कहना है सर स्टार्च। लगभग अगर आप इज्जत से चबा चबा के खाएंगे तो लगभग 30% स्टार्च का जो पाचन है वो एमाइलेज माउथ कैविटी में ही कर देता है। क्लियर है बेटा, तो ये चीज आपको यहां पर पता होनी चाहिए कि 30% स्टार्च एमाइलेज के थ्रू यहां पर क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। बाकी जो 70% है वो स्टमक और छोटी आंत के अंदर जाके पचेगा। किस तरीके से पचेगा उसकी बात भी हम कर लेंगे। तो एक बार मैं वापस बता रहा हूं आपको कि मैंने सबसे पहले आज क्या स्टार्ट किया, माउथ कैविटी स्टार्ट की। माउथ कैविटी में हमें तीन चीजें यहां पर पढ़नी होती हैं। पहली हमको सलाइवरी ग्लैंड पढ़नी होती है, दूसरी टीथ दांत पढ़ने होते हैं, और तीसरा जीभ या जिह्वा टंग पढ़ना होता है। क्लियर है, तो सबसे पहला हमने स्टार्ट किया सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड हमारे पास तीन टाइप की है सर, पैरोटिड जो कान के पास में, कनपट्टी के पास में है, सब मैंडिबुलर जो निचले वाले जबड़े के पास में है, मैंडिबल नीचे वाले जबड़े का नाम होता है, और तीसरा होता है बेटा सब लिंगवल जो जीभ के जस्ट नीचे होता है। तो टोटल 6 सलाइवरी ग्लैंड हमारे पास में होती हैं, 2, 2 और 2। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सर सलाइवरी ग्लैंड या लार ग्रंथि से क्या रिलीज होती है, तो आपने कहा सर सलाइवा सीक्रेट होती है, लार का स्त्रावन होता है। लार के बारे में अगर हम पूछे कितनी लार का स्त्रावन होता है, तो 1.5 लीटर, 1.5 लीटर पर डे, इतना स्त्रावन इसका हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर इसकी पीएच कितनी होती है, तो पीएच 6.8 का मतलब है सर ये दुर्बल अम्ल की भांति व्यवहार कर रहा है, मतलब दुर्बल अम्लीय है। ठीक है, आप कहें कि स्लाइटली एसिडिक होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सर सलाइवा का संगठन, या आप कहेंगे सर कंपोजिशन ऑफ सलाइवा, सलाइवा के अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलता है, तो लगभग 98% तो यहां पर वाटर होगा। इसके अलावा सर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आयन होते हैं। आयन में Na+ हो गया, K+ हो गया, Cl- हो गया, H+ हो गया, और जो सबसे इंपॉर्टेंट आयन है वो है सर बाइकार्बोनेट
कार्बोनेट जो कि पीएच मेंटेन करने का काम करता है। नेक्स्ट मैंने आपसे कहा कि सर इसमें दो टाइप के एंजाइम भी मिलते हैं, और दो एंजाइम कौन कौन से हैं? पहला सर लाइसोजाइम है, जो कि एक एंटीबैक्टीरियल की तरह काम करता है, जो भोजन में आया हुआ जो भी बैक्टीरिया उसको मारने का काम करेगा। एंड दूसरा होता है सर सलाइवरी एमाइलेज, या इसका नाम होता है टाइलिन। टाइलिन का काम होता है बेटा स्टार्च को किस में बदलना? माल्टोज में बदलना। तो स्टार्च का पाचन करके माल्टोज में बदल देता है, और लगभग अगर परिस्थितियां देखें तो 30% स्टार्च का पाचन आपके माउथ कैविटी या मुख गुहा में ही हो जाएगा, अगर आप खाने को ढंग से चबाकर खाते हैं तो। ठीक है, तो ये चीज आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम इस वीडियो को। तो ये थी आपकी लार। नेक्स्ट बात आती है, हम बात कर लेते हैं सर किसके बारे में? टीथ के बारे में या दांत के बारे में। ठीक है, दांत। सबसे पहली बात हम सिर्फ ह्यूमन की बात करेंगे, तो मैं बात कर लेता हूं ह्यूमन के बारे में, ह्यूमन या मानव। ठीक है, मानव, सबसे पहली बात, मानव में कितनी बार दांत आते हैं? ठीक है, तो आपने देखा होगा, आपने खुद को भी ऑब्जर्व किया होगा, एक बार दांत आपके अंदर बचपन में आए थे, 5-6 साल की उम्र में टूट गए थे, एंड देन दूसरी बार वापस आए दांत। ठीक है, तो ऐसे जानवर या ऐसे एनिमल जिनके अंदर दांत 2 बार आते हैं, ऐसे एनिमल्स क्या कहलाते हैं बेटा? उनको कहा जाता है बेटा डाईफायोडोंट। क्या कहते हैं इन्हें? डाईफायोडोंट कहते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या कहा जाता है बेटा? हिंदी में कहा जाता है द्विबार दंती। क्या कहा जाता है? द्विबार दंती कहा जाता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कितनी बार दांत आए थे? सर 2 बार आए थे। तो 2 बार जो दांत आते हैं उन्हें डाईफायोडोंट कहते हैं। और ये दो टाइप के दांत हैं, मैं कह सकता हूं कि जो पहले वाले दांत हैं जो 5 साल की उम्र में आए थे, या आपके चाइल्ड स्टेट में आए थे, बच्चे जब आप थे तब आए थे 5 से 6 साल की उम्र में। ठीक है, उस एज में जो दांत आते हैं उन्हें आप टेम्पररी टीथ कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? टेम्पररी, या इनको हिंदी में कहा जाता है सर अस्थायी दांत। क्या कहा जाता है बेटा? अस्थायी दांत। इनकी संख्या कितनी होती है? 20 होती है। और उसके टूटने के जस्ट बाद में जो परमानेंट टीथ आते हैं, इन्हें आप क्या कहते हैं सर? परमानेंट टीथ कहते हैं। ठीक है, परमानेंट टीथ, या इन्हें स्थायी दांत कहा जाता है। स्थायी दांत कहा जाता है। इनकी संख्या होती है टोटल 32, जिनको आप 32 के नाम से भी जानते हो, और ये टूटने के बाद वापस दांत नहीं आते हैं। क्लियर है? तो आपके पास कितने टाइप के दांत हैं? 2 टाइप के। अच्छा, ऐसे जानवर जिनमें सिर्फ एक बार अगर दांत आते हैं तो उन्हें क्या कहा जाएगा? बेटा डाई की जगह क्या लिख देंगे आप? मोनो लिख देंगे। क्या लिख देंगे? मोनो। तो ऐसे जानवर या ऐसे एनिमल जिनमें सिर्फ जीवन में एक बार, लाइफ में एक बार दांत आएंगे, तो मोनोफायोडोंट कहलाते हैं। क्लियर है? यहां तक क्लियर हो गया होगा। दूसरी बात कि ह्यूमन के अंदर जो दांत होते हैं वो किस टाइप के होते हैं? तो देखो बेटा, 2 टाइप के एनिमल होते हैं। मान लीजिए कि ये जबड़ा है, ये गम मसूड़ा, और इसमें एक टाइप का दांत कुछ इस तरीके से मिलता है। बचपन में जब आपका दांत टूटा होगा तो आपने नोट किया होगा जीभ के थ्रू कि वहां पर एक कैविटी या गड्ढा बन जाता है, तो आपका जो दांत है वो आपके जबड़े के सॉकेट में धंसा हुआ है। क्लियर है? तो ऐसा कुछ दांत। और एक टाइप का दांत ऐसा होता है जो धंसा हुआ नहीं है, ऑलमोस्ट किस तरीके से? इस तरीके से आपके जबड़े के ऊपर चिपका हुआ है। क्लियर है? तो जो दांत जो जबड़े में कुछ इस तरीके से धंसा हुआ, जब ये दांत टूटेगा तो यहां पर एक गड्ढा बन जाता है, इस तरीके से एक गड्ढा बन जाता है। क्लियर है? इस सॉकेट बन जाता है। तो ऐसे जानवर जिनके अंदर दांत जो है जबड़े में धंसा हुआ पाया जाता है, उन्हें कहा जाता है बेटा गर्त दंती। क्या कहा जाता है बेटा? गर्त दंती कहा जाता है। ठीक है, तो ह्यूमन अपने आप में कैसा होता है बेटा? गर्त दंती होता है, गर्त दंती। क्लियर है? इसको हिंदी में क्या कहा जाता है बेटा? थीकोडोंट कहते हैं। ऐसे जानवर जिनके अंदर जो दांत है वो जबड़े में धंसा हुआ पाया जाए, थीकोडोंट। तो मानव कैसा है? ह्यूमन कैसा है? ह्यूमन्स आर थीकोडोंट। और जबकि ऐसे जानवर जिनके अंदर दांत जबड़े के ऊपर चिपका हुआ पाया जाता है, टूटेगा तो जबड़े में कोई कैविटी या गड्ढा नहीं बनेगा, इनको कहा जाता है बेटा प्लूरोडोंट। इनको क्या कहा जाता है? प्लूरोडोंट। जो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। जैसे शार्क मछली होती है ना बेटा, शार्क मछली जो है वो थीकोडोंट नहीं होते, वो कैसे होते? प्लूरोडोंट होते हैं। उनमें जो है, जैसे टाइगर शार्क है, टाइगर शार्क में कैसे टाइप का दांत मिलेगा? प्लूरोडोंट टाइप का मिलेगा। क्लियर है? तो ये चीज आपकी अलग हो गई। ह्यूमन की हम बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन, तो पहला ह्यूमन का पहला प्रॉपर्टी क्या होगा दांत का? कि सर डाईफायोडोंट होगा क्योंकि 2 बार दांत आए। सर दूसरी प्रॉपर्टी होगी कि ये थीकोडोंट होते हैं क्योंकि ये गर्त के अंदर धंसे हुए पाए जाते हैं। तीसरी बात,
कि ह्यूमन में कितने टाइप के दांत मिलते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे सर ह्यूमन में 4 टाइप के दांत मिलते हैं। तो ये पहली कैटेगरी हो गई, ये सर दूसरी कैटेगरी हो गई। और सर तीसरी कैटेगरी आपको कैसे लिखनी है कि आप यहां पर लिख सकते हैं कि सर एक शब्द मैं आपको बता रहा हूं इधर कि आपको कहीं भी एक शब्द, ये होमो शब्द देखने को मिले। होमो का मतलब होता है बेटा सम या समान या सिमिलर। ठीक है, एक शब्द होता है बेटा हेट्रो। हेट्रो का मतलब होता है बेटा विषम हिंदी में, और अंग्रेजी में कहा जाता है बेटा डिफरेंट। क्या कहा जाता है? डिफरेंट कहा जाता है। क्लियर? तो मैं आपसे पूछूं कि क्या आपके सारे दांत एक जैसे हैं या अलग अलग हैं, या सारे दांतों का काम एक जैसा है या अलग अलग है? तो आप कहेंगे सर हमारे सारे के सारे दांत ऑलमोस्ट अलग अलग टाइप के हैं और इनका काम भी अलग अलग, इनकी फंक्शनिंग भी अलग अलग है। जैसे सामने के जो 2 दांत होते हैं ना बेटा, ये 2 दांत कुतरने के काम आते हैं। जब एप्पल खाते हो ना, तो एप्पल सामने वाले 2 दांतों से खाते हैं आप। क्लियर है? ठीक है, एप्पल या नाशपाती जैसे कुछ भी खा रहे हो, अमरूद खा रहे हो, तो आगे वाले 2 दांत काम आएंगे। चीरने फाड़ने के काम, जैसे किसी कपड़े को अगर फाड़ना है आपको, तो साइड के जो 2 तीत होते हैं, जिसमें आपने जैसे किसी वैम्पायर मूवी में देखा होगा कि वैम्पायर या कुछ जैसे भूत के 2 दांत निकले हुए रहते हैं बाहर। ठीक है, ये वैम्पायर टीथ कहलाते हैं। ठीक है, ये 2 दांत जो है ये चीरने फाड़ने के काम आते हैं, जो कार्निवोर्स में मिलते हैं। शुरू के जो 2 दांत हैं इन्हें इंसाइजर या कृंतक दांत कहा जाता है। जो कुतरने वाले जानवर लाइक चूहा है, खरगोश है, ठीक है, गिलहरी है, इनके अंदर जो 2 प्रोमिनेंट दांत आपको आगे से दिखते हैं, इनके कृंतक या इंसाइजर कहा जाता है। सामने वाले इनके जस्ट पड़ोस में जो दांत है बेटा, इन्हें कैनाइन्स कहा जाता है, जो चीरने फाड़ने के काम आते हैं। कुत्ते में, शेर में आपने ये दांत प्रोमिनेंट देखे होंगे, 2 बड़े सारे दांत देखे होंगे इस तरफ। ठीक है, इनके जस्ट पास में और हल्का फुल्का चबाने के लिए काम आने वाले दांत, जिनको कहते हैं प्रीमोलर्स कहते हैं। क्या है? मगर अग्र चवर्णक कहते हैं। और लास्ट में जो पीछे जो आपकी दाढ़ है, जिसे अकल दाढ़ या विजडम टीथ भी कहते हो आप, ठीक है, उसको कहा जाता है बेटा मोलर। क्या कहते हैं? मोलर, या इन्हें चवर्णक कहा जाता है, जो कुछ हैवी चीजें चबाने के लिए काम आती है। क्लियर है? तो हमारे अंदर टोटल कितने टाइप के दांत हो गए बेटा? हमारे अंदर टोटल 4 टाइप के दांत हो गए, और चारों टाइप के दांत अलग अलग टाइप के हैं, डिफरेंट टाइप के हैं। ठीक है, जब डिफरेंट टाइप के हैं तो मैंने अभी डिफरेंट के लिए एक शब्द आपको लिखवाया बेटा हेट्रो, और दांत के लिए एक शब्द होता है डोंट। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा कि सर ह्यूमन कैसा है, तो आप कहेंगे सर हेटेरोडोंट है। कैसा है बेटा? हेटेरोडोंट है। हिंदी में क्या कहेंगे सर? विषम दंती होता है। कैसा होता है सर? विषम दंती। अगर मैं आपसे कहूं कि सारे के सारे दांत एक जैसे होते तो क्या कहलाता? तो कहलाता बेटा होमोडोंट, समदंती कहलाता। क्लियर है? तो समान दांत, जैसे गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, इनमें सारे दांत जो है एक जैसे होते हैं, क्योंकि इनको चीरने फाड़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सिर्फ घास चबाने की और जुगाली करने की आदत है। ठीक है, और रिक्वायरमेंट भी नहीं है। ह्यूमन ऑमनिवोर होता है, तो भगवान ने ह्यूमन ऑमनिवोर है तो बोला सब कुछ खा लेगा, मीट भी खा लेगा, घास भी चर लेगा, सब कुछ खा लेगा, इसलिए सारे टाइप के जो दांत है वो हमको दे दिए गए। ठीक है, तो 4 दांत अलग अलग टाइप के, इसीलिए हम कैसे हैं बेटा? हेटेरोडोंट है। तो मैंने 3 कैटेगरी आपको बताई। सबसे पहले 2 बार दांत होते हैं, इसीलिए हम डाइफायोडोंट है। हमारे दांत जबड़े में धसे हुए, इसलिए हम थीकोडोंट हैं। और हमारे अंदर 4 अलग अलग टाइप के दांत हैं, इसीलिए हम हेटेरोडोंट हैं। हेटेरोडोंट क्यों है? क्योंकि 4 टाइप के दांत हैं, और चारों टाइप के दांत में पहला क्या कौन सा है बेटा? इंसाइजर है। कैसा है बेटा? इंसाइजर है। ठीक है, तो ये इंसाइजर का मतलब होता है सर कृंतक। क्या होता है? कृंतक। सर दूसरा टाइप का दांत होता है सर कैनाइन। ये मैं लिख देता हूं कैनाइन। कैनाइन का मतलब होता है सर रदनक। तो ये सर कुतरने के काम आता है। ठीक है, और सर ये चीरने फाड़ने के काम आता है, ये चीरने फाड़ने के काम आएगा। और सर तीसरा दांत होता है सर प्रीमोलर। ठीक है, ये कैसा होता है बेटा? प्रीमोलर। ये इसको कहते हैं सर अग्र चवर्णक। क्या कहा जाता है सर? इसे अग्र चवर्णक कहा जाता है। ये चबाने के काम आता है हल्का फुल्का। और लास्ट में आता है बेटा मोलर। क्या आता है बेटा? मोलर। इसे क्या कहते हैं सर? चवर्णक कहते हैं। क्या कहते हैं? चवर्णक, जो आपका कुछ हैवी चीज, चने वने, ये सब कुछ चबाने के काम आता है। तो ये 4 टाइप के दांत हम यहाँ पर देखते हैं। इनको शॉर्ट में मैं कैसे दिखाऊंगा? इंसाइजर को मैं आई से दिखाऊंगा, सर कैनाइन को मैं सी से दिखाऊंगा, प्रीमोलर को मैं पीएम से दिखाऊंगा, और मोलर को मैं एम से दिखाऊंगा। कृंतक है, रदनक है, अग्र चवर्णक है और चवर्णक है। क्लियर है? ये आपके दांतों का नॉर्मल सा क्लासिफिकेशन मैंने आपको बता दिया। क्लियर है? अब ये क्लासिफिकेशन बताने के बाद मैं आपको बता देता हूं कि कैसे कैसे सवाल आज तक आपसे पूछे गए हैं। एक बार तो आपसे पूछ लिया गया था कि बच्चे, जो मानव में जो बच्चा होता है, चाइल्ड, उसमें कितने दांत होते हैं? तो 20। बिल्कुल सिंपल सा सवाल था। और आगे किस तरीके से सवाल, अभी रीट में, जैसे मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बताया कि रीट के अंदर अभी रिसेंटली राजस्थान का जो रीट का एग्जाम होता है, उसमें आपसे सवाल पूछा गया था कि ऊपर वाले जबड़े में मोलर दांतों की संख्या या चवर्णक दांतों की संख्या आप बता दीजिए। तो किस तरीके से डील करना होता है ऐसे सवालों से? तो क्या आपको ये
दांत रटने की रिक्वायरमेंट है कि कितने दांत होंगे ऊपर नीचे, कितने कितने कैसे प्रीमोलर्स होंगे, कितने मोलर्स होंगे, कितने चवर्णक होंगे, कितने अगर चवर्णक होंगे, तो आपको रटने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आपको सीधा सा एक फॉर्मूला याद रखना होता है और इसे आप क्या कहते हैं बेटा, डेंटल फॉर्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं इसे आप, डेंटल फॉर्मूला कहते हैं। हिंदी में आप क्या नाम देते हैं इसे सर, दंत सूत्र कहा, ठीक है, दंत सूत्र इसे कहते हैं। तो सर दंत सूत्र अपने आप में क्या होता है और कैसे आप डिनोट करते हो, कैसे इस तरीके से क्या गणित है इसकी मैं आपको बता देता हूं। आपको यहां पर 3 टाइप के डेंटल फॉर्मूला पढ़ने होते हैं। सबसे पहला होता है बेटा चाइल्ड का। किसका होता है बेटा, चाइल्ड का, ठीक है, ये बच्चा, क्लियर है। दूसरा डेंटल फॉर्मूला पढ़ना होता है आपको एडल्ट का। किसका, एडल्ट का, ये एडल्ट का। और तीसरा डेंटल फॉर्मूला जो होता है वो पढ़ना होता है आपको सर एलिफेंट का। किसका, एलिफेंट का, ठीक है। ये 3 डेंटल फॉर्मूला आपको पढ़ने होते हैं सर, बच्चे में, एडल्ट वयस्क में और एक एलिफेंट में। 3 डेंटल फॉर्मूला से आज तक सवाल पूछे गए हैं। पहले हम बच्चे की बात कर लेते हैं। बच्चे का डेंटल फॉर्मूला होता है 21/20 गुणा 2, क्लियर है। एडल्ट की अगर हम बात करें तो बेटा कितना होता है, 21 गुणा 2, क्लियर है। और एलिफेंट की अगर हम बात करें तो सर 1003 गुणा 2, क्लियर है। अब यहां पर इसको किस तरीके से सॉल्व करना होता है वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर सबसे पहला ऊपर की तरफ आपको लिखना है बेटा आई, ये होते हैं सर इंसाइजर। दूसरा होता है सर सी, कैनाइंस। तीसरा होता है सर पीएम, प्रीमोलर्स। और उसके बाद होता है बेटा मोलर, क्लियर है। हिंदी में मैं कहूं सर कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, क्लियर है। ऐसा ही मैं इधर लिख दूंगा, यही सीक्वेंस आपको याद रखना है बस, आई सी पीएम और एम, और इधर में लिख दूंगा सर आई सी पीएम और एम, क्लियर है बेटा, कुछ इस तरीके से। अब यहां पर ऐसा कुछ नहीं है कि ऊपर से इसको काट दिया और 2 दांत रह गए। यहां की गणित कुछ अलग टाइप की है। कैसे आपको सॉल्व करना होता है, तो आप कहेंगे सर ये जो लाइन लगी हुई है ना सर, इस लाइन का मतलब होता है ऊपर वाला जबड़ा और इसका मतलब होता है नीचे वाला जबड़ा। तो ये ऊपर वाले जबड़े के दांत है, ये नीचे वाले जबड़े के दांत है, क्लियर है। और हर दांत कितनी बार है बेटा, 2 बार है। हर दांत कितनी बार है, 2 बार है। मैं आपसे कहूं ऊपर वाले जबड़े के 2 + 2, अगर मैं इंसाइजर्स के नंबर यहां पर निकालना चाहूं तो 2 + 2 4 हो गए, 4 दूनी 8, तो इंसाइजर कितने हो गए बेटा, 8 हो गए। इसी तरीके से अगर मैं कैनाइंस की बात करूं तो सर 1 + 1 कितना हो गया, 2, 2 दूनी 4, तो सर कैनाइंस कितने हो गए, यहां पर सर 4 हो गए टोटल, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं सर प्रीमोलर्स कितने, तो 2 + 2 4, 4 दूनी 8, तो मैंने कहा सर प्रीमोलर कितने हो गए सर, 8 हो गए। और अगर मैं मोलर्स की अगर बात करूं तो मोलर्स, बच्चे के अंदर मोलर पाए नहीं जाते, तो मोलर्स में कितना लिख दूं सर, कितना लिख दूं, 0 लिख दूं। तो टोटल अगर नंबर अगर मैं निकालना चाहूं तो सर 8 8 16, 16 और 4 20, तो बच्चे के अंदर 20 होते हैं। और थोड़ी देर पहले मैंने अभी आपसे टेम्पररी टीथ की बात की थी, तो टेम्पररी टीथ कितने आए थे, बच्चे में कितने दांत होते हैं, तो आपने कहा था सर 20 दांत होते हैं, तो ये वही 20 दांत है, क्लियर है। एडल्ट की अगर मैं बात करता हूं तो एडल्ट में आपको वापस से नंबर निकालनी है इंसाइजर की। अगेन वही लिखोगे सर 2 + 2 4, 4 दूनी 8, तो इंसाइजर कितने हो गए, 8, 1 1 2, 2 दूनी 4, तो कैनाइंस कितने हो गए, 4। अगेन प्रीमोलर्स कितने हो जाएंगे, 2 + 2 4, 4 दूनी 8, ये 8 हो गए। और मोलर्स कितने हो जाएंगे, 3 और 3 6, 6 दूनी 12, तो ये सर ये मोलर्स कितने हो गए सर, ये 12 हो गए, ठीक है। तो टोटल अगर आप इनकी नंबर्स अगर निकालना चाहें एडल्ट के अंदर तो ये टोटल 20 हो गए और ये कितने हो गए, 12, 20 और 12 कितने हो गए सर, 32। ये आपके परमानेंट टीथ थे जो मैंने 32 आपको बताए थे। तो डाइफायोडोंट के बारे में जब मैंने बताया था तो बच्चे में जो आपके टेम्पररी टीथ 20 बताए थे और एडल्ट में कितने बताए थे, 32 बताए थे। तो इस तरीके से। और रीट में भी क्या सवाल पूछा गया था, देखो बिल्कुल सिंपल सवाल था कि एडल्ट में ऊपर वाले जबड़े में मोलर टीथ की नंबर बताइए। तो ऊपर वाला जबड़ा क्या है बेटा, ये है, ऊपर वाले जबड़े में मोलर टीथ, ये है मोलर, ये रहा, ठीक है। मोलर में कितना है सर, 3। अब 3 को 2 से गुना कर दो, हर दांत 2 बार है ना बेटा, तो 3 दूनी 6, 6 नंबर आपको बतानी थी। आंसर क्या देना था, 6 आंसर देना था। इतना सिंपल सवाल आपका यहां से बिल्कुल रीट के अंदर आया था। अब एलिफेंट से कैसा सवाल पूछा गया है, तो एलिफेंट के नंबर भी हम गिन लेते हैं। सर इंसाइजर बताइए मुझे जरा, सर ऊपर वाले जबड़े में 1 गुणा 2, क्योंकि नीचे तो है ही नहीं, तो हमने कितना लिख दिया, इंसाइजर 2 होते हैं सर, वो भी सिर्फ ऊपर वाले जबड़े में। कैनाइंस और प्रीमोलर सर है ही नहीं, 0 है, तो आपने कहा सर कैनाइन और सर जो प्री मोलर है वो कितने हैं सर, 0 है, क्लियर है। और मोलर्स की अगर हम बात करें तो 3 3 6 दूनी 12, तो हम यहां पर मोलर्स के अगर नंबर निकालते हैं तो 12 आती है, तो टोटल कितने हो गए बेटा, 14। तो अगर आपसे सबसे पहला सवाल पूछा गया हाथी में दांतों की संख्या बताइए, तो आपको नंबर देनी है 14, क्लियर है। एक सवाल बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछा जाता है, आपने कभी नाम सुना होगा, कहावत सुनी होगी, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और।
तो खाने वाले दांत कौन से होते हैं, दिखाने वाले दांत कौन से होते हैं? जो एलिफेंट टस्क है, सवाल आपसे पूछा गया एलिफेंट टस्क, जो को हाथी दांत, जैसे आप चूड़े बनाते हैं या बहुत सारे और ऑर्नामेंट्स या आभूषण भी बनाते हैं, तो ये जो हाथी के जो दांत होते हैं, जो एलिफेंट टस्क है, वो कौन से दांतों का रूपांतरण है, कौन से दांतों का मॉडिफिकेशन है? एलिफेंट टस्क। ठीक है, तो कॉमन सेंस से आप देखिए कि सर कैनाइन और प्रीमोलर तो दांत है ही नहीं, ऑप्शन हमारे पास बचता है या तो इंसाइजर या मोलर, इन दोनों में से कोई दांत होगा। और जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस है, मोलर मतलब पीछे वाले दांत तो बाहर निकल कर आएंगे नहीं। ठीक है, तो मोलर भी ऑप्शन कैंसिल हो जाता है कि पीछे वाले दांत, ये तो गए खाने वाले दांत जिनसे वो गन्ना या फिर बहुत सारी चीजें खाता है, घास वास खाता है। तो सर ऊपर वाले जबड़े में 2 इंसाइजर है, ऊपर वाले ये 2 जो गंगाधर वाले दांत होते हैं ना ऊपर, ये दांत बाहर की तरफ निकलकर बड़े हो जाते हैं और इन्हीं क्या कहते हैं आप? एलिफेंट टस्क कहते हैं। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए एलिफेंट टस्क या हाथी दांत कौन से दांतों का रूपांतरण है, तो आपको जवाब देना है सर इंसाइजर या कृंतक। कृंतक दांतों का रूपांतरण है। समझ में आ गया? कृंतक दांतों का रूपांतरण है। एक बार किसी यूपी पीसीएस एग्जाम में पूछा गया था कि सांप के जो जहरीले दांत होते हैं वो कौन से दांतों का रूपांतरण है? तो बेटा याद रखना, सांप के जो 2 दांत होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? फैंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फैंग कहा जाता है। और ये जो फैंग है वो कौन से दांतों का रूपांतरण होता है बेटा? ये कैनाइन्स का होता है। कौन से दांत होते हैं ये? कैनाइन या रदनक होते हैं। कौन से होते हैं? रदनक होते हैं। क्लियर है बेटा? इनमें कैविटी होती है जिनके थ्रू वो क्या है? वेनम आपके अंदर इंजेक्ट कर देता है। क्लियर है? तो ये आपके दांतों का मेनली डेंटल फॉर्मूला था। तो किसी भी तरीके आपसे अगर टोटल नंबर्स पूछी जाए या पर्टिकुलर कोई एक नंबर पूछ ली गई या ऊपर वाले जबड़े में नीचे वाले जबड़े में आपसे किसी तरीके का सवाल पूछ लिया गया तो आप यहां पर उसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, ये था अपना डेंटल फॉर्मूला। अब दांतों से स्ट्रक्चर से कभी कभी सवाल पूछ लेते हैं, तो मैं स्ट्रक्चर भी आपको 1 मिनट में बता देता हूं। क्लियर है कि स्ट्रक्चर कैसी होती है दांतों की, नॉर्मल सी, और कैसे कैसे सवाल पूछे गए। आरएस में अभी दांतों से रिलेटेड कौन सा सवाल पूछा गया था वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा। तो मैं बता देता हूं आपको कि ये मान लीजिए मैंने एक जबड़ा बना दिया, ठीक है, गम बना दिया, ठीक है, और इसके अंदर मैं एक टीथ बना रहा हूं नॉर्मल सा। देखो टीथ जो है अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, मैं एक नॉर्मल टीथ बना रहा हूं। ये मान लीजिए कोई नॉर्मल सा टीथ है और ये इसमें नीचे की तरफ क्या जा रही है बेटा? इसकी नर्व्स जा रही है। मैं बता देता हूं, ये इनको तंत्रिका कोशिका कहते हैं। और इस दांत के ऊपर की तरफ एक ऐसी परत होती है, बहुत कठोर परत होती है, क्लियर है, जो कि आपकी दांतों के चमक के लिए उत्तरदायी होती है। क्लियर है बेटा? चमक के लिए यहां पर कुछ इस तरीके से। तो मैं कहूं कि सर ये जो जगह है इसे कहा जाता है सर गम, या इसे कहते हैं सर मसूड़ा। क्या कहते हैं? मसूड़ा। मसूड़े में दांत घुसा हुआ है। क्लियर है? ऊपर की तरफ जो ये जो परत है ना बेटा, इसे कहा जाता है सर इनेमल। क्या कहते हैं बेटा? इनेमल। क्लियर है? ये जो जगह है बेटा इसे कहा जाता है डेंटिन। क्या कहा जाता है? डेंटिन कहा जाता है। ये डेंटिन, ये क्या है सर? इनेमल है। इनेमल का नाम आपने सुना होगा। यहां पर एक कैविटी होती है, इस कैविटी को कहा जाता है बेटा पल्प कैविटी। इसे क्या कहा जाता है? पल्प कैविटी कहते हैं। हिंदी में कह देते हैं सर इसे पल्प गुहा। क्या कहते हैं? पल्प गुहा। ठीक है, इसके अंदर बेटा ब्लड वेसल्स होती हैं। ब्लड वेसल्स का मतलब है रक्त वाहिनियां, मतलब ये एक संवहनी भाग है जिसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन मिलता है। क्लियर है? ऊपर वाले इस भाग में सर्कुलेशन आपको देखने को नहीं मिलता। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपके जो नाखून है, नाखून के अंदर आपने एक चीज नोट की होगी कि कुछ पार्ट है जिसको आप काट सकते हैं, एक पर्टिकुलर एक लिमिट तक एक पार्ट होता है जिसको काट सकते हैं। अगर नाखून कभी ज्यादा कट जाता है तो आपको ब्लीडिंग होने लगती है और दर्द का एहसास होता है। ठीक है, तो नाखून के पास 2 पार्ट है, एक नॉन वेस्कुलर पार्ट असंवहनी जिसके अंदर कोई ब्लड वेसल्स नहीं है, कोई नर्व नहीं है, कोई एहसास नहीं होता, और दूसरा पार्ट जिसमें ब्लड वेसल्स होती हैं जहां पर आपका ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो दांत का ये वाला जो भाग है इसमें कोई ब्लड वेसल नहीं होती है। यहां पर अगर आपको चोट लगेगी तो आपको दर्द का एहसास भी नहीं होगा, लेकिन इससे इस पल्प कैविटी के आसपास ब्लड सर्कुलेशन होता है। यहां पर आपको दर्द का या छुअन का हर एक चीज का एहसास होगा क्योंकि यहां पर नर्व सेल्स या तंत्रिका कोशिकाएं भी होती हैं। क्लियर है? तो ये पल्प कैविटी होती है आपकी। अब यहां पर ये जो परत आपको देखने को मिल रही है आपके दांतों की हार्डनेस का रीजन क्या होता है बेटा? इनेमल होता है। इनेमल के बारे में कहा जाता है कि ये लिविंग किंगडम का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ठीक है, तो आप इसको कह सकते हैं कि सर हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ लिविंग किंगडम। लिविंग किंगडम हिंदी में क्या कहते हैं सर? इसे कह सकते हैं सर जीवित जगत का सबसे कठोर पदार्थ। सबसे कठोर पदार्थ,
सर कठोर पदार्थ, अब कुछ बच्चे यहाँ पर साइंस में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कठोर पदार्थ के बारे में तो हमने पढ़ा है कि सर सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। आपसे अगर पूछा जाए कि पूरे नेचर में, पूरी अर्थ पर सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ कौन सा है, तो आपको जवाब देना है डायमंड, हीरा देना है। और आपसे पूछे कि सर लिविंग किंगडम, लिविंग किंगडम का मतलब है कि कोई भी जीवित शरीर है ना, जीवित बॉडी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर अगर सबसे कठोर पदार्थ की अगर बात की जाए तो दैट इज एनिमल। वो क्या है बेटा, इनेमल होता है। क्लियर है? तो दांतों पे जो चमक है आपको, या दांतों की जो हार्डनेस है, वो किसके कारण होती है बेटा, इनेमल के कारण होती है। दूसरा, ये वाला जो पार्ट है वो किससे मिलकर बना होता है, डेंटिन। डेंटिन अपने आप में एक ऐसा ही पदार्थ है, सेम एज बोन, मतलब हड्डियों जैसा, एज इट इज, जैसा जो कंपोजिशन, जो संगठन हड्डियों का होता है, जैसे कैल्शियम फास्फेट CA3PO4 का होल ट्वाइस, सेम एज इट इज वही डेंटिन आपका हड्डी जैसा ही पार्ट होता है। क्लियर है? ये पल्प कैविटी है जिसके अंदर आपकी ब्लड वेसल्स होती है। क्लियर है? यहां से नर्व्स होती है। अब कभी कभी क्या होता है कि आप जैसे मान लीजिए कि रात के टाइम पर चॉकलेट वगैरह बहुत सारी खाते हैं, आपने देखा ना कि नाम सुना होगा कि दांतों में कीड़ा लग गया, कैविटीज हो गई। तो मान लीजिए कि जब आप चॉकलेट वगैरह खाते हैं और ब्रश व्रश नहीं करते हैं, ठीक है, तो पेस्ट वगैरह नहीं करते हैं, तो मान लीजिए चॉकलेट का कोई भी पार्टिकल आपके दांतों में रात को चिपका हुआ रह गया। अब रात को यहां पर क्या होगा बेटा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा। तो जैसे यहां पर बैक्टीरिया आएंगे, इस बैक्टीरिया क्या करेंगे बेटा, इस चॉकलेट को खाने लगेंगे, डिकम्पोज करने लगेंगे, और यहां पर बेटा एक एसिड रिलीज करते हैं। यहां पर क्या होता है बेटा, एसिड रिलीज हो जाता है, और ये एसिड जो है वो दुश्मन है सर किसका, इनेमल का। और ये जो एसिड है आपके इनेमल को कोरोड कर देते हैं, मतलब इनेमल को घोल देते हैं। और जैसे ही इनेमल घुलेगा तो यहां पर छोटा सा छेद बन जाएगा, मतलब एक छोटी सी कैविटी बन जाएगी। और अगर आप बहुत ही ज्यादा ढीठ है, साल 2 साल 3 साल तक आप ब्रश ही नहीं करते हैं, और रेगुलर बेसिस पर आप चॉकलेट खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं, ब्रश करने की आदत नहीं है, साफ नहीं रखते हैं दांतों को, तो बेटा ये कैविटीज जो है वो बढ़ने लगती है। ये कैविटी कुछ इस तरीके से बढ़ने लगती है, और ये कैविटी जब बढ़ जाती है तो यहां पर कुछ लंबी कैविटीज बढ़कर कहां तक पहुंच जाती है बेटा, इस सेंसिटिव एरिया तक पहुंच जाती है, क्योंकि यहां पे तो सेंसिटिविटी होती नहीं है, इस सेंसिटिव एरिया तक पहुंच जाती है। और जैसे इस सेंसिटिव एरिया तक पहुंचती है तो ऐसी बहुत सारी कैविटीज बन जाएंगे, ऐसे बहुत सारे गड्ढे बन जाएंगे जो आपको दांतों में दिखने लगेंगे। आप बोलते हो ना दांतों में कीड़ा लग गया तो ब्लैक कलर का खड्डा हो जाता है, उसे कैविटी कहा जाता है। अब जब भी आप कोई आइसक्रीम खाते हैं, या आप कॉफी पीते हैं, कुछ भी ऐसी चीज खाते हैं, तो बेटा ये सीधी आपके अंदर पहुंचती है और यहां पर टच होती है। और यहां पर क्या होती है बेटा, नर्व सेल्स होती हैं और ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो जैसे ही ये कोई ठंडा या गर्म आपके नर्व पे टच होता है तो झंझनाहट फील होती है, और इसी झंझनाहट को आप क्या कहते हैं, सेंसिटिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंसिटिविटी कहते हैं। तो सर इसके लिए फिर हम क्या करें, इसके लिए आपको करना क्या है, बचाव ही उपचार है भैया। तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप रात को ब्रश करके सोएं, और पेस्ट किया जाता है। पेस्ट क्यों करते हैं आप, पेस्ट जो है मंजन जिसको आप कहते हैं, कोलगेट या फिर आप क्लोजअप या बहुत सारे आप अलग अलग ब्रांड के यूज करते होंगे, पतंजलि, वो क्या होता है बेटा, जैसे ही आप पेस्ट करते हैं तो आपके माउथ का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा हो जाता है बेटा, बेसिक हो जाता है। कैसा हो जाता है, बेसिक हो जाता है। और जो बैक्टीरिया ने यहां पर जो एसिड रिलीज किया था, उस एसिड को ये बेस न्यूट्रलाइज कर देता है, मतलब ये अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके उदासीन हो जाते हैं। और अब ये जो एसिड है वो यहां पर कैविटी नहीं बना पाएगा, जिससे आपके दांत क्या रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। क्लियर? इसीलिए आपको रात को कहा जाता है कि आप ब्रश करके ना सोएं तो थोड़ा बहुत कुल्ला कर सकते हैं पेस्ट के साथ, या जैसे कोलगेट फ्लेक्स वगैरह यूज करके सो सकते हैं, ताकि आपका जो एनवायरनमेंट है वो कैसा रहेगा, बेसिक रहेगा, और आपके बैक्टीरिया कैविटीज नहीं कर पाएंगे। ठीक है? आगे बाकी इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, फिलिंग वगैरह करवा दीजिए, लेकिन आपकी जो कैविटीज हैं वो प्रॉपर आपके ठीक नहीं हो पाएंगे, इसीलिए ब्रश व्रश करके। तो आरएस में सवाल पूछा गया था कि दांतों का जो पीएच का क्या महत्व है आपके दांतों से रिलेटेड। तो पीएच का यही महत्व है कि अगर आप पेस्ट करेंगे तो आपका जो एनवायरनमेंट है वो बेसिक रहेगा, और इससे बेटा ये एसिड क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ये जो दांत की स्ट्रक्चर आपसे पूछी गई थी, दांत के बारे में आपसे पूछा गया था। तो आज के इस वीडियो में हमने बात की सलाइवरी ग्लैंड के बारे में और टीथ के बारे में। आगे का वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे। ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, मैं बहुत ज्यादा जल्दी नहीं करूंगा, आराम से आपको पूरा डिटेल के अंदर धीमे धीमे पढ़ाऊंगा। टोटल पूरा का पूरा सिलेबस आरएएस का, मतलब पूरी कंप्लीट साइंस जो है मैं यहां पर कवर कराने वाला हूं। पर्टिकुलर कोई एक मैं टारगेट नहीं कर रहा हूं कि सिर्फ आरएएस पढ़ाऊंगा या आईएएस का, यूपीएससी का यहां पर कवर कराऊंगा। टोटल ये वीडियो सारे के सारे एग्जाम में काम आने वाले हैं। कंप्लीट साइंस डिटेल के अंदर अगर किसी को पढ़ना है, अगर आप शॉर्ट में बिल्कुल क्रैश कोर्स की तरह अगर पढ़ना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। मैं कंप्लीट डिटेल यहां पर पढ़ाने वाला हूं, और बाकी के सब्जेक्ट भी यहां पर जो ज्योग्राफी आएगी, पॉलिटी आएगी, वो भी यहां पर कंप्लीट कराई जाएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।